गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आज न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। छोटी छोटी सी न्यूज़ है क्योंकि पिछले कई दिनों से चली आ रही है, पिछले 2-3 हफ्ते से हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा फ्रेशन अप करेंगे, थोड़ा सा सरफेस के ऊपर देखेंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग काफ़ी एनालिसिस ऑलरेडी इन टॉपिक्स के ऊपर कर चुके हैं। क्योंकि ना देखिए, न्यूज़पेपर में यही होता है, आप टॉपिक्स पढ़ते रहते हो तो कंटिन्यूटी में वो टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन अब जब महीने 2 महीने का गैप दे देते हो फिर आके आप उस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल नया लगता है, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा उस न्यूज़ को अपने दिमाग में डालते रहिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल कवर हो जाता है। और यही मजा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का ना, कोई भी टॉपिक डिटेल में कवर हो जाता है। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे थर्ड वेव के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने थर्ड वेव के बारे में क्या बोला है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से ये पोर्शन कवर होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में और कानून के बारे में क्या बोला है। देखिए, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या सीजीआई इस तरह की कोई बात बोलता है ना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम के लिए हमें थोड़ा बहुत मटेरियल यहाँ से मिल जाता है, तो जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। अगली जो न्यूज़ रहेगी वो अफगानिस्तान से रहेगी। बहुत बार इसको मैं काफ़ी डिटेल्ड में करवा चुका हूँ, अच्छी एनालिसिस करवा चुका हूँ। तालिबान का क्या रोल होता है, पाकिस्तान का क्या रोल है, वहाँ पर रशिया चाइना का क्या रोल है, यूएसए का क्या रोल है, और इंडिया नई सिचुएशन के साथ कैसे डील करेगा। बहुत डिटेल में ये चल रहा है काफी टाइम से। आज मैं थोड़ा सा आपको एक हल्का सा ब्रीफ में इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि कुछ नया डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़े यूवी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी होती है, कैसे हम लोग वायरस से लड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर इसको यूज किया जाने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। ठीक है, अगला जो रहेगा वो इंटरनेट आईटी कैबिनेट गवर्नेंस, ये हमारा एडिटोरियल रहेगा। आज जीएस पेपर 2 से हम इसको कवर करेंगे, कैसे आई जो सोशल मीडिया या फिर जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आईटी रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, और जो मोदी जी ने अभी नई कैबिनेट चेंज की है उसका क्या रोल है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। सोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पे कुछ बता रखे हैं। अगला हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन और वैक्सीनेशन। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब यूरोपियन यूनियन का डबल चेहरा दुनिया के सामने आया है, पहले भी आता रहा है। इस बार भी इन्होंने वैक्सीनेशन को लेके वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसके बारे में देखते हैं ये क्या रहेगा, यूरोपियन यूनियन को लेके लोगों को लोग ऐसे क्यों है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे राइज एंड फॉल ऑफ के पी ओली। भैया, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, 2 दिन पहले इनको हटा दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले भी करवा चुका हूँ, थोड़ा सा आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। जीएस पेपर 2 में एक्सप्लेन्ड सेक्शन से इसको हम लोग कवर करेंगे। एक्सप्लेन्ड सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बेस्ट सेक्शन होता है, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगला जब हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसबीज के, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी कुछ बयान दिया गया है, जिसको लेके काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अगला हम लोग देखेंगे राइटिंग ऑफ द लोन्स एंड द एनपीएज। एनपीए का मतलब क्या होता है, बैंक इसको कैसे डील करते हैं, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। कैसे इंडिया में जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसके लिए क्या क्या हम सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ो तो अपना सिलेबस अपने सामने रखो, क्योंकि सिलेबस के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। उसके अलावा आप हमारे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, जो आपके सामने जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा जो व्हाट्सएप है इसका डिस्क्रिप्शन भी में भी आपको लिंक दिया हुआ, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूवीसी टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट कोरोना वायरस स्प्रेड सून इन द पार्लियामेंट सेज मिनिस्टर। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने कहा है कि देखिए पार्लियामेंट जो सेशन हम लोग बुलाने वाले हैं ना, यहाँ पे हम यूवीसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अब ये है क्या, देखिए अल्ट्रा वायलेट सी टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। ये किस तरह की मशीन होती है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके नीचे टायर लगे होते हैं और ये ऐसे घूमती रहती है। हॉस्पिटल्स वगैरह में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ऑडिटोरियम में ये ऐसे घूमती रहती है। इसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो डीएनए और आरएनए होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, इसकी जो बैंडविड्थ होती है, वेवलेंथ होती है, वो होती है 100 नैनोमीटर से लेके 280 नैनोमीटर तक। मतलब इसके साइज के बीच में अगर कोई वायरस बैक्टीरिया होता है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके अंदर कोरोना वायरस भी आता है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आते हैं। तो जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं
नहीं देते, हमारे सरफेस के ऊपर होते हैं, बिल्डिंग के इधर उधर होते हैं ना, कपड़ों पे चिपके होते हैं, तो इस अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी से वो मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जो नया सेशन आएगा तो हम उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वो मशीन आराम से यहाँ पे लगा के रखेंगे और वायरस को वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर लोग यहाँ पे बैठते हैं, है ना, तो वायरस का फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो यूवीसी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है, एयर डक्ट सिस्टम का यूज़ करती है, और इसको डेवलप किया गया है किससे के CSIR CSIO ने इसको डेवलप किया है, जो चंडीगढ़ में बेस्ड है, ठीक है, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। अब ये बहुत पहले भी यूज होता है, विदेशों में भी यूज होता है, अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि यूवीसी टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली इन यूज न्यूज, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो भैया ये वायरस से रिलेटेड है, डिसइंफेक्ट करने से रिलेटेड है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, तो ये आपसे वो प्रीलिम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है। अगली जो सिचुएशन है वो आती है अफगानिस्तान से। पहले ही हम लोगों ने अफगानिस्तान को देख लिया था, है ना, यहाँ पे आपका ये अफगानिस्तान रहता है, अफगानिस्तान के इधर पाकिस्तान है, ईरान है, बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तालिबान तालिबान जो है काफ़ी डोमिनेट कर रहा है, तालिबान यहाँ पे, और तालिबान वो भैया पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, और तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में लड़ता है, और इंडिया की जो सरकार है वो अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको सपोर्ट करती है। इसका मतलब तालिबान और इंडिया के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इवन अभी अफगानिस्तान के अंदर कई ऐसी जगहों पे अटैक किया गया है जहां पे इंडिया ने अपने बिजनेस को सेटअप किया हुआ था। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो ये डार्क ग्रीन कलर है ना, यहाँ पे सबका सब जगह तालिबान का कंट्रोल है, और जो लाइट ग्रीन कलर है यहाँ पे तालिबान और अफगान के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। जो व्हाइट वाला है एरिया, यहाँ पे अभी अफगानिस्तान की सरकार का कंट्रोल है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है कंदाहार, एक जगह है, ये है कंदाहार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है अफगानिस्तान का, जहां पे इंडियन कॉन्सुलेट जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया था। कल मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि कॉन्सुलेट और एम्बेसी के अंदर क्या फ़र्क होता है। एम्बेसी किसी भी कंट्री की कैपिटल के अंदर में होती है, जैसे काबुल में, और कॉन्सुलेट जो है इस एम्बेसी के छोटे छोटे ऑफिस होते हैं, है ना। जैसे अगर किसी को वीज़ा लेना है या किसी को कोई कंसल्टेशन लेनी है तो वो कॉन्सुलेट में जा सकते हैं, तो हर बार आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो अमेरिका की बात करो, अमेरिका की जो मेन एम्बेसी है वो दिल्ली के अंदर में है, लेकिन इसके कॉन्सुलेट जो है वो कलकत्ता में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, मुंबई में भी हैं, ताकि वहाँ के लोगों को अगर वीज़ा प्रोसेस को प्रोसीड करना है तो वहाँ पे जा सकते हैं, उनको हर बार दिल्ली में आने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहा जाता है कॉन्सुलेट। अभी ये कंदाहार के आसपास वाले एरिया में जो है तालिबान की लड़ाइयाँ चल रही हैं, तालिबान काफी कंट्रोल कर रहा है, इसलिए डर के मारे इंडिया वालों ने कंदाहार से अपने स्टाफ को काबुल में ट्रांसफर कर दिया कि ऐसा ना हो कि वो तालिबान वाले हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पे मार दें, है ना, कोई उनको सिक्योरिटी कोई खतरा हो। तो वो सारी सिचुएशन है। तो अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने जो रोड, स्कूल या डैम के प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं, अभी वो रिस्क के ऊपर हैं। इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए और दुनिया को ये मैसेज भेजना चाहिए कि हम अफगानिस्तान की सरकार के साथ हैं, क्योंकि इंडिया ने $3 बिलियन के लगभग वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट को भी खतरा है। तो अफगानिस्तान की सरकार यही कह रही है इंडिया को कि भैया आप एक डायरेक्ट दुनिया को मैसेज दीजिए कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं, हम, क्योंकि उसके पुराने फ्रेंड हैं, है ना। तो हम और इंडिया भी थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखना चाह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम तालिबान के साथ ज़्यादा पंगे ले लें और कल को अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते, है ना। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं हिस्टोरिकली। एक्चुअली तालिबान को क्रिएट ही किया था यूएसए ने और पाकिस्तान ने 1990s में, है ना। चलिए, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, तो इस कहानी से आप वैसे बोर हो गए होंगे। अगली जो बात करते हैं हम लोग करते हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भैया हमारे, जिसका नाम है टीवी सोमनाथन। इनका कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकार इनको प्राइवेटाइज करना चाहती है। अल्टीमेटली मतलब इवेंचुअली मतलब होता है फाइनली, कि फाइनली इनको सरकार प्राइवेट करने के रास्ते पे है। एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया में कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बचेगा ही नहीं, सब के सब प्राइवेट बैंक हो जाएंगे। सरकार सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इनको रेगुलेट करेगी और इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज ऑल बैंक्स आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड इन फ्यूचर, ऐसा इन्होंने बोला है। अब जब इन्होंने ऐसा बोला था कि भैया कोई आम आदमी नहीं बोल रहा आपके जैसा मेरे जैसा, ये फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं, और जब इतना बड़ा आदमी कोई इस तरह की बात बोलता है तो डेफिनेटली कंट्रोवर्सी होना तो लाजमी सी बात है। तो अब जब इन सरकार को पूछा गया कि सर आपके तो
फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऐसा बोल रहे हैं। तो सरकार ने कहा देखिए ये उनके पर्सनल विचार हैं, ठीक है, सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहती है। लेकिन अल्टीमेटली आप सबको पता है कि 1991 के बाद जब से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा हुआ है, और अभी भी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्यूचर आने वाले समय में मोस्टली हर सेक्टर के अंदर जो है वो प्राइवेटाइज सेक्टर होने वाला है, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे वो बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर हो। तो भैया सरकारी नौकरियां नहीं हैं, ठीक है। हम लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन जॉब है ही कहाँ। अब ये बताइए, जॉब भी तो होनी चाहिए ना सरकारी नौकरी के लिए, जॉब ही नहीं है। अब ये देख लिए कि यूपीएससी में 2013 में 2014 में जो है 1100 से लेके 1200 पोस्ट तक निकलती थी, अभी जो है सिर्फ 700 से 800 पोस्ट निकलती हैं, है ना। और ये सिर्फ यूपीएससी का ही हाल नहीं है, आप गवर्नमेंट के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, कहीं पे भी भैया सरकारी नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, क्योंकि हर जगह प्राइवेट सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है। और आने वाले समय में ये ज़्यादा करेगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन, जब सरकार का कंट्रोल कम होता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त कंट्री नेपाल से आती है। भैया नेपाल के अभी रिसेंटली 2 दिन पहले तक ये भाई साहब जो है, जिनका नाम होता है केपी ओली, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी इनको बना दिया गया है नए प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ओली जी हैं ये चाइना के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब काला पानी को लेके इशू हुआ था तब भी ओली जी जो है वो चाइना के काफ़ी क्लोज चले गए थे और उनसे हेल्प लिया था। इवन जब मधेशी इशू हुआ था, मधेशी इशू तो आपको पता है ना, जैसे मान लो, जैसे दिखा देता हूँ, जैसे ये नेपाल है, तो नेपाल में जो नीचे वाला एरिया है ये ऑलमोस्ट प्लेन एरिया है, ठीक है, जिसे साउथ नेपाल कहते हैं, और ऊपर वाला जो ये वाला एरिया है ये माउंटेनियस एरिया है। तो नीचे वाले प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं इनको कहा जाता है मधेशी। और यहाँ भैया नीचे यूपी है और यहाँ नीचे बिहार है। तो यूपी और बिहार के जो लोग बॉर्डर एरिया पे रहते हैं वो हिस्टोरिकली काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, आपस में शादियाँ वादियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हैं। तो जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें मधेसी लोगों को कम रिप्रेजेंटेशन मिला था, जबकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो पहाड़ी लोग हैं जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है, इनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिला था, जबकि इनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो मधेसी लोगों को इंडिया वालों ने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, जो मूवमेंट थी ट्रक्स वगैरह की वो रुक गई थी, और जो नेपाल तक जो राशन वगैरह हम लोग पहुंचाते हैं वो उसकी सप्लाई भी रुक गई थी। उस समय में जो मिस्टर ओली जी हैं इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में बहुत गलत गलत बयान दिए थे और चाइना को अप्रोच किया था हेल्प करने के लिए, तो काफ़ी क्लोज माने जाते हैं ये। और इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ नेपाल की पॉलिटिक्स। वैसे अगर आप 27th या फिर 24th में, ऐसा ही कुछ है, द हिंदू के अंदर एडिटोरियल आया था इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में। उस समय हम लोगों ने एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था, बहुत शानदार और बहुत डिटेल में किया था कि नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता है। मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके जरूर जरूर देखना कि नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चलता है। देखिए भैया, नेपाल की पॉलिटिक्स में हर बार बोलता हूँ कि गेम ऑफ थ्रोन से कम नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन सीट एक ही है जिसके लिए सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं। पहली होती है नेशनल कांग्रेस पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, 1950 से चली आ रही है। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसे कहा जाता है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इसके जो हेड हैं वो है केपीएस ओली। और तीसरे जो है वो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके हेड होते हैं प्रचंडा। तो ये 3 पार्टी हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये 2 जो है कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब 2015 में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने आपस में, दोनों लोगों ने आपस में अपनी पार्टीज को मर्ज कर लिया था, है ना। इन्होंने मर्ज करके बनाया था उसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ओली और मिस्टर प्रचंडा दोनों ने अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया था इलेक्शन से पहले, ठीक है। तो 2017 में इलेक्शन हुए थे, उन्होंने मर्ज कर लिया था, तो ये थोड़ी आपके समझ में आ गया। लेकिन जब इन्होंने मर्ज किया, अब प्रचंडा और ओली दोनों बराबर के पार्टनर हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर ये लोग बन जाएंगे तो 2-2.5 साल जो है और 2.5 साल जो है आपस में पावर को शेयर करेंगे। 2.5 साल तक केपीएस ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, 2.5 साल तक प्रचंडा रहेंगे। तो ये इनके बीच में अरेंजमेंट था। लेकिन आप सबको पता है कि जब पावर आपके मुंह लग जाती है ना, तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते।
है ना। तो प्रचंडा जी के मुंह जो है वो पावर लग गई, मतलब खून लग गया। अब 2.5 साल के बाद जब प्रचंडा जी ने इनको बोला ओली को कि भैया आप प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे बीच में अरेंजमेंट हुआ था, तो केपीएस ओली जो है ना करने लगे। इन्होंने कहा कि देखिए मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। उसके अलावा इन्होंने कई सारे एक्शन ऐसे लिए कि प्रचंडा जी इनसे नाराज हो गए। तो अल्टीमेटली प्रचंडा जी ने क्या किया, इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। और प्रचंडा जी ने अपना समर्थन किसको दे दिया, देवबा जी को दे दिया, देवबा जी को दे दिया। तो जब इन्होंने इनको देवबा जी को समर्थन दिया तो केपीएस ओली की जो पार्टी थी वो माइनॉरिटी में आ गई। और उसके बाद वहां पे कोनो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया नेपाल की पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर ये हार गए, केपीएस ओली जी जिसके अंदर हार गए। अब केपीएस ओली ने क्या किया, यहाँ की जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो इनके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या किया, पार्लियामेंट को ही डिसोल्व कर दिया, पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। और ये कहा कि हम लोग नवंबर में इलेक्शन रखेंगे, मतलब नवंबर तक आप आराम से प्राइम मिनिस्टर रह सकते हो। तो ये केस चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोल दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि केपीएस ओली जी को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाया जाए और देवबा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि देवबा जी के पास मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का सपोर्ट है और प्रचंडा जी अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो केपीएस ओली अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नए प्राइम मिनिस्टर वहां पे आए हैं। हालांकि केपीएस ओली के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो ये जो देवबा जी हैं वो इंडिया के ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, अभी कुछ समय बाद वहां पे दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, तो अगर देवबा जी को प्रूफ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वहां पे दोबारा से इलेक्शन होंगे और देखते हैं फिर उसका क्या रहेगा। तो ये थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बता दी है केपीएस ओली के बारे में, नेपाल के बारे में, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो आप हमारा 27 मई या 24 मई वाला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एनालिसिस को जाके जरूर जरूर देखिए। 25 मिनट की शायद वो एनालिसिस है, लेकिन नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आपको कहीं किसी से भी जो है उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नेपाल में जो भी होता है ना भैया, वो इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि चाइना वहां पे काफ़ी एक बड़ा डोमिनेट प्लेयर उभर के आया है पिछले 5-6 साल में। चाइना काफ़ी इंटरफेयर करता है वहाँ की पॉलिटिक्स में, और जब चाइना अगर वहाँ पे ज़्यादा आ गया तो डेफिनेटली इंडिया का पत्ता वहाँ से कट सकता है। और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि नेपाल के साथ उसके जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं वो रिलेशनशिप खराब हो। इसलिए नेपाल की पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया का ज़्यादा रोल रहता है और इम्पैक्ट करता है वो हम लोगों को। ठीक है, हालांकि नेपाल के लोगों के मन में मोस्टली जो जो पहाड़ी लोग हैं, इंडिया को लेके कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है। वो मानते हैं कि इंडिया उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, जो इंडिया को नहीं करना चाहिए। मधेशी लोग जो है इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगली जो न्यूज आते हैं वो यूरोपियन यूनियन से आते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने थोड़े टाइम पहले एक ग्रीन पास नाम की, या फिर जिसे कहते हैं वैक्सीन पासपोर्ट भी कहते हैं, इसको रिलीज किया था। और इसका कहना यह था कि जिन लोगों ने कोई पर्टिकुलर वैक्सीन लगवाई है तो वो यूरोपियन यूनियन की कुछ 26-27 कंट्री हैं, इनके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। जिन्होंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यूरोपियन यूनियन ने जो है 27 नेशन का एक ब्लॉक है, 27 कंट्रीज यहाँ पे होती हैं। तो इन्होंने जो 4 वैक्सीन को सपोर्ट किया था उसके अंदर एक एस्ट्राजेनेका भी थी, एस्ट्राजेनेका, और एक थी एस्ट्राजेनेका, एक थी मॉडर्ना, एक थी जॉनसन एंड जॉनसन और एक थी फाइजर। अगर किसी ने ये 4 वैक्सीन लगवाई हैं तो वो यूरोपियन यूनियन के अंदर आराम से ट्रैवल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसने ये नहीं लगवाई वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अब आप ये देखिए, इंडिया में जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड, कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर रखा है, लेकिन अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो आप यूरोप के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप ने इसको अलाउ नहीं किया है, जबकि कोविशील्ड को डब्ल्यूएचओ ने अलाउ कर रखा है। तो इसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सी थी पिछले कुछ दिनों में। इंडिया ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था कि आप हमारे साथ ऑब्जेक्शन कर रहे हो। चलिए, ये तो बात पहली हो गई। अभी एस्ट्राजेनेका को उन्होंने अलाउ कर रखा है, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही है और अफ्रीकन कंट्री में दी जा रही है उसको अप्रूव नहीं किया है। लेकिन जो एस्ट्राजेनेका यूरोप के अंदर ही प्रोड्यूस की जा रही है उसको आप अलाउ कर रहे हो, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हो। आप यहां पर समझ रहे हो, एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे हो रही है। लेकिन जो यूरोप के अंदर है उसको अलाउ कर रहे हो, इंडिया वालों को अलाउ नहीं कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो कि एस्ट्राजेनेका की क्वालिटी यूरोप के अंदर ज्यादा अच्छी है और इंडिया के अंदर खराब है, मतलब अफ्रीका के अंदर, इंडिया के अंदर, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर। तो ये तो सरेआम डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, जबकि एस्ट्राजेनेका को भी डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर रखा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। यूरोपियन यूनियन वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो कोवैक्स
यूनाइटेड नेशन ने और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसे कहा जाता है कोवैक्स। इसके थ्रू जो यूरोपियन कंट्री होती हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो गरीब कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में वैक्सीन प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन वो वैक्सीन जो लगवा लेते हैं लोग, उनको आप वहां पे ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं करते हो, अलाउ ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे केस है, जिन एक डॉक्टर है जिसका नाम होता है नोसोफार। इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के अंदर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई थी, और उसके बाद इन्होंने सोचा था चलिए ठीक है, गर्मी की छुट्टियां मैं यूरोप में जाके स्पेंड कर लूंगा अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब इन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो इनके वीजा को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इनको कहा गया कि सर आपने जो एस्ट्राजेनेका लगवाई है इसको हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। अभी देखते हैं कि फ्यूचर में इसको लेके क्या इशू रहेगा। लेकिन यार कहीं ना कहीं ये यूरोपियन कंट्रीज का डबल स्टैंडर्ड शो करता है कि आप सेम वैक्सीन को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, है ना। चलिए अगली बात आती है, वो आती है मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ से। भैया बहुत शानदार सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनके फादर साहब थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो चंद्रचूड़ जी इतने जबरदस्त जज हैं कि इन्होंने अपने फादर के भी कई सारे प्रीवियसली लिए हुए डिसीजंस को अपोज किया है, उनके अगेंस्ट में वर्डिक्ट सुनाया है। तो कोई खास ऐसे सच न्यूज़ नहीं है, लेकिन अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के अंडर में इन्होंने भाषण दे रहे थे। जो अमेरिकन बार एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, और इसके अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म ने और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेरी, इन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर जो मिस्टर चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस चंद्रचूड़, ये भी एक स्पीकर थे। और उन्होंने कुछ शानदार बातें बोली हैं। इन्होंने कहा है कि जो एंटी जो टेररिस्ट लॉज होते हैं, एंटी टेररिस्ट लॉ, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे यूएपीए है ना, आप इसको हर टाइम सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज इट इज अ लॉ यू कैन नॉट सपोर्ट यूएपीए ऑल द टाइम, है ना। जो मेजोरिटेरियन रूल होता है, जो मेजोरिटेरियन रूल होता है, मेजोरिटेरियन का मतलब होता है कि जो मेजोरिटी, जैसे मतलब मैं बात करूं, जैसे 100 लोग हैं, है ना, 100 लोग में से अगर 51 लोग किसी एक चीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बचे हुए 49 लोगों को आप जो है बिल्कुल खराब तरीके से ट्रीट करोगे। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, दैट इज मेजोरिटेरियन रूल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो माइनॉरिटी है आप उसका पूरी तरह से ध्यान रखिए। अगर 99 लोग एक बात बोल रहे हैं और अगर एक आदमी अपोजिट में बोल रहा है, तो मतलब ये माइनॉरिटी है, आप इसकी भी बातों का ध्यान रखिए। मेजोरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्यादा सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। ऐसा कहना है मिस्टर चंद्रचूड़ का, कि जो मेजोरिटेरियन जो फीलिंग्स हैं आज के समय में कंट्री में, और उनके माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जो क्रिमिनल लॉ यूज किए जाते हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। माइनॉरिटी का मतलब आप हमेशा रिलीजियस माइनॉरिटी ही मत समझा करो। माइनॉरिटी का मतलब बहुत कुछ होता है। जो ट्राइबल होते हैं, एससीज होते हैं, एसटीज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, जैन्स होते हैं, सिख होते हैं, इवन वीमेन होती हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, ये सब माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में बहुत बार इस तरह के कानून का सरकार के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि जो अपोजिट जो व्यू होते हैं उसको दबाया जा सके। तो कई बार जुडिशरी ने ऐसे स्टेप लिए हैं कि माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच। कई लोग इससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन इनका यह मानना है कि जुडिशरी का काम सिर्फ और सिर्फ कानून को इंटरप्रेट करना ही नहीं होता। जुडिशरी का काम होता है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का और गवर्नमेंट को चेक करने का। जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कहीं अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ये काम भी जुडिशरी का होता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो जुडिशरी होते हैं, सब अपनी पावर के अंदर रह के काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। जुडिशरी का काम होता है कि वो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को चेक करे, कहीं कहीं वो ऐसा काम ना करें कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। ऐसा मिस्टर चंद्रचूड़ जी ने बोला है। कोई बहुत ज्यादा खास चीज नहीं है, लेकिन आपको मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, राइट ऑफ द 1.85 लाख करोड़ लोन्स बैंक टू द डाउन बैड लोन्स। देखिए बैड लोन का मतलब क्या होता है? बैड लोन मतलब होता है एनपीए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, बैंक के एसेट की, देखिए एसेट कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे आपकी इनकम होती है, ठीक है, और जिससे आपकी इनकम नहीं होती उसे लायबिलिटी बोलते हैं। तो बैंक की इनकम किससे होती है? लोन से होती है ना। बैंक आपको लोन देता है और उस लोन बैंक किसी को लोन देता है और उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, और यही इंटरेस्ट बैंक की कमाई होती है, रिवेन्यू होता है, उसकी प्रॉफिट होता है। तो जो लोन्स होते हैं ना भैया, लोन बैंक के एसेट्स होते हैं, है ना, क्योंकि लोन से बैंक को इनकम होती है। अगर प्रॉपरली बैंक को इंटरेस्ट रेट वापस मिल रहा है तो इसका मतलब वो परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई इंसान बैंक के जो इंटरेस्ट होता है उसको वापस नहीं करता है या फिर प्रिंसिपल को वापस नहीं करता है, इसका मतलब वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसे कहा जाता है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उनको कहा जाता है बैड लोन्स।
मतलब जब कोई बोरोवर बैंक का इंटरेस्ट नहीं चुकाता है या फिर उसका प्रिंसिपल मूलधन नहीं चुकाता है तो उसे वो कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमारी कंट्री में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और ये 2 बार रिपीट हो गया, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, एक सिचुएशन होता है इसको बोलते हैं राइट ऑफ, एक होती है वेव ऑफ। ठीक है, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसानों के लोन माफ कर दिए गए, उसे कहा जाता है वेव ऑफ। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल खत्म कर दिए, अभी जिसने वो लोन लिया था उसको उसको वापस नहीं करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेव ऑफ। राइट ऑफ का मतलब कुछ और होता है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि जो बैड लोन बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो बैंक उनको राइट ऑफ कर देता है, मतलब बैंक उनको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है, लेकिन बैंक अभी भी उनको रिकवर करने वाली पोजीशन में है। हालांकि बैंक को रियलाइज हो चुका है कि वो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उसको वेव ऑफ नहीं करता है, माफ नहीं करता है। मतलब जिसने भी वो लोन लिया है अभी भी वो उसको चुकाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। तो जो लोन बहुत पुराने हो जाते हैं, एनपीए 4-5 साल पुराने हो जाते हैं, बैंक उनको राइट ऑफ कर देता है और अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है। क्योंकि बैंक उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाता है, इसलिए बैंक का जो नुकसान होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। तो अभी यही हो रही सिचुएशन इंडिया के अंदर, जो एनपीए थोड़ा सा कम हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो इंडिया में थोड़ा सा कम हुआ, जो कि अपने आप में गुड न्यूज़ है। आरबीआई की रिपोर्ट का में ये कहा गया है कि जो एनपीए बैंकों का कम हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? एक तो राइट ऑफ करने की वजह से हुआ है और एक रिकवरी की वजह से हुआ है। थोड़ी बहुत बैंक ने जो है रिकवरी भी की है। जो लोग बैंक का लोन लेके भाग गए थे, अभी बैंक ने उनका थोड़ा बहुत रिकवर किया है, और कुछ लोन को बैंक ने राइट ऑफ किया, मतलब उनका जो रजिस्टर था, जो उनकी बैलेंस शीट होती है, उसमें से हटा दिया है। अभी भी बैंक उनको वापस लेगा, उसको कहा जाता है राइट ऑफ। तो इन दो रीजन की वजह से जो है लोन बैंक का थोड़ा सा बैड लोन जो है थोड़ा सा कम हो गया है, जो इकोनॉमी के पॉजिटिव सिग्नल दिखाता है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो जो एनपीए 4 साल से पुराने हो गए थे उनको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। तो इंडिविजुअल बोरोवर्स थे। अब किस किस के लोन आपने माफ किए हैं? ठीक है, आपने टाटा का किया, अबानी का किया, अडानी का किया, किसका किया है भैया? इंडिविजुअल बोरोवर की हमें कोई नॉलेज नहीं है। ओवरऑल बैंक हमें ओवरऑल डेटा दिया है कि इतना मैंने राइट ऑफ किया है, लेकिन कौन से इंसान का कितना किया है वो इंडिविजुअल डेटा बैंक ने हमें नहीं दिया है। तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि अडानी अंबानी टाटा का कितना लोन माफ किया है। माफ करने मतलब ये नहीं कि वो चुकाएंगे नहीं, चुकाएंगे अभी भी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। चलिए, आरबीआई की रिपोर्ट का यही कहना है कि फ्यूचर में ये एनपीए जो है इंडिया का बढ़ सकता है, क्योंकि कोविड में जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव में जो बैंक जो बिजनेस बंद हो गए थे उसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है और वो अपना लोन वापस नहीं चुका पा रहे हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करो, 2021 में एनपीए जो है टोटल वो 9.54 था, 2022 में यही बढ़ के जो है 12.52% हो जाएगा, जो कि बढ़ रहा है। मतलब इंडिया में आने वाले समय में बैड बैंक और बैड लोन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो सिचुएशन थोड़ी खराब होने वाली है अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट। चलिए, अगली जो बात है वो पीएम मोदी जी ने बोली है। उन्होंने कहा है कि देखिए, थर्ड वेव तो आएगा, लेकिन अगर अगर लोग अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे कोविड नॉर्म्स को, प्रोटोकॉल्स को, तो वो जल्दी आएगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जो लोग टूरिस्ट, आप देख रहे हो ना, ये देखिए भैया 10-10 किलोमीटर की जाम लगा हुआ है। जैसे ही हिमाचल ने, उत्तराखंड ने अपने अपने आप को ओपन किया और टूरिस्ट लोगों को इनवाइट किया, भैया इतने ज़्यादा लाखों लोग टूट के पड़े उत्तराखंड में और हिमाचल में। 10-10 किलोमीटर का जाम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये मनाली का मॉल रोड है, ठीक है, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और भैया मोस्टली हार्डली किसी इंसान ने यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। तो अगर आप इस तरह की गैदरिंग्स करोगे तो डेफिनेटली थर्ड वेव तो जल्दी आएगा। अब आप ये इमेजिन कीजिए, जब कुंभ के मेले के समय में जब गैदरिंग हो रही थी तो यही लोग थे वो जो सोशल मीडिया पे गाली दे रहे थे, और यही सेम लोग वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा पहले लोग कर रहे थे। तो यही लोग आएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगाएंगे कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अरे भैया, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो? ठीक है, तो खुद को गाली देने की बजाय दूसरों को गाली देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब बिहेवियर है। अब इसे आप हिपोक्रेसी भी बोल सकते हो। और क्योंकि ये लोग जब यहाँ पे आएंगे तो इन्फेक्टेड होके आएंगे, अपने अपने जगह पे जाएंगे, अपने अपने गाँवों में, शहरों में जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाके लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। और इसी तरह से तो सेकंड वेव फैली थी, इसी तरह से थर्ड वेव फैलेगी, है ना? तो दूसरों को गाली देने से पहले पहले खुद आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए, तब आप जो है किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ऐसा बोला है, लोगों को अपील की है कि भैया आप इस तरह की जगह पे जाना बंद कीजिए, हो सके तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, और थर्ड वेव से जो है उससे आप बच सकते हो। ठीक।
ठीक है। अगली जो न्यूज़ आती है वो एक एडिटोरियल है हमारा, रीशफल एंड डिजिटल रिफ्रेश की बात कर रहे हैं। रीशफल का मतलब ये है कि अभी मोदी जी ने अपनी कैबिनेट को रीशफल किया था, है ना, नए नए मिनिस्टर्स को ऐड किया गया था, पुराने मिनिस्टर्स को हटा दिया गया था, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रीशफल। डिजिटल रिफ्रेश का मतलब ये है कि जो हम लोग नए आईटी रूल्स लेके आए हैं, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कि उसको भी हम लोग दोबारा से एक नए तरीके से देख सकते हैं, रिफ्रेश उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरे डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं, इंटरनेट डेटा और एक्सेस वाला इशू करने वाले हैं। एक रिपोर्ट है जिसका कहना है कि रूरल इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 34.67% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। तो अभी देख सकते हो कि रूरल एरिया में अभी तक इंटरनेट गया ही नहीं है भैया। 65% जनता को पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है रूरल एरियाज में। और जब उनको बेचारों को इंटरनेट का पता ही नहीं, तो क्या वो सुविधाएं एक्सेस कर सकते हैं? क्या वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकते हैं? तो यहां पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और अर्बन एरियाज की अगर आप बात करो, अर्बन एरिया में 70 to 75% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, वही रूरल एरिया में जो है 35% है, जो काफी डायर सिचुएशन यहां पे है। ठीक है, 37,439 गांव में बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं है। अरे इंटरनेट तो छोड़िए आप, वहां पे टावर ही नहीं है, वहां पे नेटवर्क ही नहीं है। और ये कौन कह रहा है? ये सरकारी आंकड़ा कह रहा है, खुद पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने खुद ये बोला है, आईटी मिनिस्टर ने, कि 37,439 गांव में कोई भी नेटवर्क कवरेज नहीं है। तो ये एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है, और दूसरी तरफ जो है इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है हमारे पास। एक स्कीम चलाई गई थी, पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके अंदर में जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था कि 4.54 करोड़ लोगों को हम लोग इंटरनेट की सुविधा देंगे, जिसमें से सरकार सिर्फ और सिर्फ 2.71 करोड़ ही लोगों को इंटरनेट की एक्सेस जो है प्रोवाइड करा पाई अंडर दिस स्कीम। तो सरकार ने खुद जो टारगेट रखा था, सरकार उसको अचीव नहीं कर पा रही है। ये सरकार के खुद का आंकड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल कोविड का भी हो जाता है, बहुत सारे लॉकडाउन लग गए थे, सिचुएशन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से सरकार ये सब चीजें नहीं कर पाई थी, है ना। उसके अलावा अगर आप इंटरनेट शटडाउन की बात करो, देखिए इंडिया में सीधी सी एक बात है, अगर कहीं पे कोई सिचुएशन खराब होने लगती है, कहीं पे कोई राइट होने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं, प्रोटेस्ट होने लगते हैं, तो सरकार क्या करती है? सबसे पहले इंटरनेट बंद कर देती है। उनको लगता है कि इंटरनेट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। तो वो खुद का फेलियर जो है, तो खुद की मैनेजमेंट है ना, मिसमैनेजमेंट, उसको दोषी नहीं ठहराते हैं, जबकि इंटरनेट को दोष ठहरा देते हैं। आसान है ना यार दूसरों को दोष ठहराना। तो मतलब सरकार का ऐसा लगता है कि मतलब इंटरनेट ही सारी सारी समस्याओं की जड़ है ना। तो हुआ क्या कि 2012 से लेके 2019, इन 7 सालों के बीच में 374 टाइम्स इंडिया में इंटरनेट को अलग अलग स्टेट्स में बंद कर दिया गया फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, जिसमें से 106 बार 2019 में और 129 बार 2020 में। तो समझ रहे हो, 200-250 बार तो सिर्फ दो साल में ही हुआ है। तो इतनी ज्यादा सरकार जो है इंटरनेट बंद कर देती है, जिसकी वजह से सरकार को अब तक कुल $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। समझ रहे हो, मतलब लगभग आप जो मान के चलो 7,500 करोड़, मतलब 15,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो चुका है अब तक इंटरनेट बंद करने की वजह से। ठीक है, सरकार के पास इंटरनेट को बंद करने की और न्यूट्रलिटी के लिए अभी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई कंक्रीट पॉलिसी ही नहीं है। वो सिर्फ बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन कोई सॉलिड पॉलिसी हमारे पास नहीं है। और अगर आप रेगुलेशन की बात करो, तो सरकार बार बार बात करती है कि हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए। डेफिनेटली सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें खराब हैं, जैसे फेक न्यूज़ वगैरह और रूमर्स फैलाए जाते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, वो सोशल मीडिया के पास डेफिनेटली है, उसको कंट्रोल किया भी जाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे आपका नेटफ्लिक्स होता है, अमेजोन होता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनको भी रेगुलेट करना चाहिए। न्यूज़ चैनल्स भी कुछ भी दिखाते रहते हैं, हालांकि इनको एक एक लिमिट तक इनको रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन इतना भी आप रेगुलेट मत कीजिए कि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आपके फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हो जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सरकार इनको बार बार रेगुलेट करने की बात करती है और कानून भी लेके आती है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं लेके आई है जो ब्रॉड हो, जिसकी अप्रोच ब्रॉड हो और जो लोगों के साथ लिटिगेशन करके किया जाए। अब देखिए, सरकार आईटी रूल्स लेके आई थी ट्विटर के अगेंस्ट में, सोशल मीडिया के अगेंस्ट में, जिसके लिए कम से कम 30 से 35 केस अलग अलग हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये जो लॉ लाई है सरकार ने, रूल्स लाई है, इनके अंदर इतना कंफ्यूजन है। अरे आप क्लियर लेके आओ ना, देखने में पढ़ने में समझ में आए वो। तो आप जब इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग लॉ लेके आओगे, तो डेफिनेटली लोग तो कोर्ट में जाएंगे। व्हाट्सएप भी कोर्ट में गया, फेसबुक भी कोर्ट में गया, ट्विटर भी कोर्ट में गया, और भी इंडिया के बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, एनडीटीवी वगैरह, ये लोग भी कोर्ट में गए।
है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। पहली बात तो आप क्लियरली लॉ लेके आते नहीं हो, दूसरी बार लेके भी आते हो तो इतना कंफ्यूजन होता है उसके अंदर, आम जनता को तो समझ में ही नहीं आता वो क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा भैया डेटा ब्रीच की बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता होगा थोड़े समय पहले स्विगी और एयर इंडिया, भैया लाखों यूजर्स का डेटा लीक हो गया था। लाखों यूजर्स का, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन, उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो लीक हो गया था। तो आम जनता के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसके लिए एक प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए, जो 3-4 साल से पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग पड़ा है। अभी तक इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो लोगों की प्राइवेसी को आप कैसे सपोर्ट करोगे? एक तरफ तो आप सोशल मीडिया को गाली देते रहते हो, उनको कंट्रोल करने की बात करते हो, प्राइवेसी की बात करते हो, दूसरी तरफ जो प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है इसके लिए आप जो है कानून लेके आ नहीं रहे हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं यहां से नजर आता है। तो आम इंसान जो होता है वो ट्विटर पे अकाउंट बनाता है, जो फूड डिलीवरी वेबसाइट होती है यहाँ पे अकाउंट बनाता है, उसका अकाउंट लीक हो जाता है, उसका डेटा पूरी तरह से लीक हो जाता है। इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए भैया, पहले तो आप कंसल्टेशन कीजिए, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, अपोजिशन पार्टी होती है, जो आम जनता होती है, सिविल सोसाइटी होती है, पहले आप सबको कंसल्ट तो कीजिए। किसी भी कानून को लाने से पहले आप पब्लिक डोमेन में उसको लाइए, लोगों से सजेशन मांगिए, रिकमेंडेशंस मांगिए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, है ना। और ये जो कानून होते हैं ना, क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट ना आप नहीं कर सकते इतनी बड़ी कंट्री में। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी आप पॉलिसी लेके आते हो सब कुछ जनता के सामने रखिए कि देखो भैया ये चीज हम लेके ले आ रहे हैं, आपको इस तरह से इसका बेनिफिट होगा, इस तरह से नुकसान होगा। आप उसको वेबसाइट पे डालिए, खुल्लम खुल्ला डालिए, ट्रांसपेरेंट उसको रखिए। और ह्यूमन राइट का आप जो है वायलेशन मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके एक्ट लेके आने हुए जैसे कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाए। क्योंकि देखिए, राइट टू इंटरनेट एक्सेस ये भी एक फंडामेंटल राइट होता है। अगर आप इंटरनेट के एक्सेस लोगों को नहीं दे रहे हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, जो कि इंडिया में बार बार होता है, स्पेशली J&K में, या कहीं भी और देख लो आप, दिल्ली विल्ली में जब दंगे वगैरह होते हैं तो सरकार इंटरनेट को बंद कर देती है। ठीक है, ठीक, आप 1-2 दिन के लिए कर देते हो, अलग बात है, लेकिन सरकार तो महीनों तक बंद रखती है इंटरनेट एक्सेस को। और जब इंटरनेट एक्सेस के बंद हो जाता है तो लोग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे ओला, उबर, कैब हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, ये फूड डिलीवरी। अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो लोग सर्विस कैसे लेंगे, है ना। और जब सर्विस नहीं ले पाएंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए तो इतना सारा नुकसान होता है। तो यही सारी की सारी चीज़ें थी जो आज के न्यूज़पेपर में कवर की गई थी। मैंने बहुत ब्रीफ में करने की कोशिश की है, बिकॉज टॉपिक आज ज़्यादा थे। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाते तो शायद ये एनालिसिस 1.5-2 घंटे का हो जाता, जो बहुत बोरिंग हो जाता, और वो कोई फ्रूटफुल भी नहीं है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सिलेबस को आप ध्यान में रखिए, और आप यार वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। ऐसा नहीं है कि 5-7 मिनट की वीडियो देख के उसके बाद अपना छोड़ दिया। पूरा देखिए, 30-35-40 मिनट का जो भी एडिटोरियल रहता है एकदम आखिर तक देखिए। बेशक आप उसको टुकड़ों में देख सकते हो, थोड़ा सुबह देख सकते हो, थोड़ा दोपहर को, थोड़ा शाम को, लेकिन अब आप आदत बना लीजिए। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी करो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। एज एन अवेयर सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, और वो जो चीजें चल रही हैं वो आपको कैसे इंपैक्ट करती हैं, और आप सिस्टम को कैसे इंपैक्ट कर सकते हो, आप कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हो सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजों के लिए आपको एक एक अवेयर सिटीजन होना चाहिए, और उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ने लगोगे तो आप 2-3 घंटे लगा दोगे, इसलिए अब हम लोग आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं, ताकि थोड़े समय में आपको हम लोग न्यूज़पेपर यहाँ पे कवर करवा दें। तो वही था दोस्तों आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।